नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम संस्कार ज्योतिष जीवन की सर्वश्रेष्ठ यात्रा। क्यों हमने इस कार्यक्रम का नाम जीवन की सर्वश्रेष्ठ यात्रा रखा? क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से ही आप अपने जीवन की इस यात्रा को अच्छा और सुगम बना सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम पहले चर्चा करेंगे जो पिछले एपिसोड में हमारे 3 भाव मतलब कुंडली का 10वां भाव, कुंडली का 11वां और 12वां भाव के बारे में, और इसके बाद हमारी चर्चा का विषय रहेगा विवाह। जी हाँ दर्शकों, विवाह में क्यों समस्याएं आती हैं, विवाह के बाद पति पत्नी की क्यों नहीं बन पाती है, घर में लड़की एडजस्ट क्यों नहीं कर पाती है, इस विषय पर और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राम नरेश तिवारी जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगे एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं और जो भी समस्या परेशानी है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुंडली के 10वें भाव के बारे में। क्या कहता है हमारी कुंडली का 10वां भाव, चलिए जानते हैं। जी आचार्य। कुंडली के भाव में 10वां स्थान जो है राज्य के नाम से भी जाना जाता है, इसे राज्य स्थान भी कहते हैं। जैसे नौकरी, चाकरी, व्यापार, चुनाव में हार जीत और बहुत सारी जो व्यापारिक बातें हैं, इनका संबंध 10वें भाव से होता है। 10वें जब लग्नेश से संबंध करता है तब हमें उत्तम नौकरी या उत्तम व्यापार या अच्छी स्थिति प्राप्त होती है। जैसे चुनाव में हम अच्छी स्थिति से हार जीत जाएं, तो 10वें स्थान का जो आधिकारिक ग्रह है जिसे दशमेश कहते हैं, तो दशमेश और लग्नेश का जब अच्छे स्थान में संबंध होता है तब इसका उत्तम फल प्राप्त होता है। यदि यही दशमेश और लग्नेश अशुभ स्थान में, जैसे कुंडली के 12 भाव में 3, 6, 11 जे अशुभ स्थान माने गए हैं। लग्न, पंचम और नवमेश, इनको त्रिकोण कहा जाता है। इनमें बैठा हुआ ग्रह अक्सर शुभ फल प्रदान करता है और इनसे संबंधित ग्रह भी शुभ फल प्रदान करता है। तृतीय, षष्ठेश और एकादशेश जो है मारक स्थान भी होते हैं। इनसे संबंधित ग्रह जो होते हैं सदैव अशुभ फल देते हैं, या इनसे जो ग्रह संबंध रखता है या इन स्थान में जो ग्रह बैठता है वो भी अशुभ फल प्रदान करता है। तो दशमेश का लग्नेश से संबंध कैसा है, दशमेश का और किस स्थान से के ग्रहों से संबंध है। जैसे पंचमेश से संबंध है तो विद्या अर्थात नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, या दशमेश का सप्तमेश से संबंध है तो सप्तमेश जो है व्यापारिक स्थान है, तो व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार 10वें स्थान के स्वामी का किन ग्रहों से संबंध है, कहाँ पर संबंध है, ये सारी बातों को लेते हुए दशमेश का विचार किया जाता है और उस व्यक्ति के भविष्य में नौकरी, व्यापार, चुनाव इत्यादि सभी बातों का विचार दशमेश से किया जाता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमने जाना कि क्या कहता है हमारी कुंडली का 10वां भाव। 10वें भाव पे कौन सा ग्रह बैठा हो तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है, कौन सा ग्रह उच्च पे बैठा हो तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है, नीच में बैठा हो तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है, इस विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, तो आप भी नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 11वें और 12वें भाव के बारे में। क्या कहता है हमारी कुंडली का 11वां और 12वां भाव, जानते हैं। जी आचार्य जी, कुंडली के 10वें भाव तक आपने बताया कि किस तरह का भाव होता है और क्या क्या हमारे जीवन में किन किन कारकों को दर्शाता है। अब अगर कुंडली के 11वें और 12वें भाव की चर्चा की जाए तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 11वां और 12वां भाव हमारे जीवन की किस परिस्थिति के बारे में
दर्शाता है? जी, तो देखिए कुंडली में दशम के बाद एकादश स्थान आता है। 11वें भाव को एकादश स्थान अर्थात तो लाभ स्थान भी कहा जाता है। एकादश स्थान में जो ग्रह बैठा होता है वह कभी अशुभ फल प्रदान नहीं करता, ऐसा शास्त्रों का मत है। अर्थात तो 75% निश्चित ही वह ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। और दशम स्थान के बाद जो एकादश स्थान है उसका स्वामी यदि लग्नेश से अच्छे संबंध हैं, उसके दशमेश पंचमेश या और भी सप्तमेश या कारक ग्रहों से अच्छे संबंध हैं, तो व्यापार में या नौकरी में उस व्यक्ति को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। उसको कितना लाभ प्राप्त होगा, किस प्रकार की नौकरी से लाभ होगा, कैसी स्थिति से लाभ होगा, अर्थात अच्छे तरीके से पैसे धर्मपूर्वक कमाएगा या अधर्म पूर्वक कमाएगा। जो द्रव्य है दो भागों में विभाजित किया गया है, एक अधर्म के रूप में कमाया हुआ, एक धर्म के रूप में कमाया हुआ। तो यह भी वहाँ दर्शाता है, क्योंकि ग्रह जैसे बैठे होते हैं, यदि राहु केतु शनि इत्यादि का दशम स्थान में अधिक प्रेशर होता है तो वह व्यक्ति जो है अनेक रास्ताएं छोड़ करके कुमार्ग से धन कमाता है। यदि वही स्थान शुक्र बुध और गुरु से प्रभावित होता है तो अच्छे मार्ग से ईमानदारी पूर्वक धन कमाता है। तो इस प्रकार एकादश स्थान का विचार किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार एकादश स्थान को लाभ कहा गया है, तो द्वादश स्थान को व्यय के नाम से जाना जाता है। वह व्यय स्थान होता है, अर्थात हमारे द्वारा कमाई हुई संपत्ति का व्यय हम कहाँ कर रहे हैं, किस क्षेत्र में उसको व्यय कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में व्यय कर रहे हैं या गलत कार्यों में व्यय कर रहे हैं। हम अपना कमाया हुआ पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ दान पुण्य इत्यादि में खर्च किया हुआ जो द्रव्य होता है वह सार्थक माना जाता है। और जो कुमार्ग में जैसे अनेक नशाओं में या अनेक कुमार्ग के भाव होते हैं, जैसे परस्त्री गमन इत्यादि अनेक कुमार्ग के भाव स्थान होते हैं, इनमें यदि हमारा द्रव्य खर्च होता है, नशेबाजी में द्रव्य खर्च होता है, तो वह अनर्गल या अर्थात पाप के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार हमारा द्रव्य खर्च कहाँ होगा। व्यय का तात्पर्य है खर्च, खर्च का तात्पर्य है हमारे जीवन का भी व्यय, जीवन का भी खर्च। हमारा जीवन कहाँ खर्च होगा, किस क्षेत्र में हम खर्च करेंगे, किस ओर हम जाएंगे, ये सारी बातें द्वादश स्थान से जानी जाती हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हमारे कुंडली के 10वें, 11वें और 12वें भाव के बारे में। तो आपको बताया आचार्य जी ने कि क्या कहता है हमारी कुंडली का 10वां, 11वां और 12वां भाव। आगे हम चर्चा करेंगे विवाह के बारे में, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। जी, मैं प्रिया बात कर रही हूँ। प्रिया जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जन्म तिथि बताएं प्रिया। 10 नवंबर 1996। जी, समय सुबह के 6:07। 6:07 और जन्म स्थान दिल्ली। प्रिया, क्या जानना चाहती हैं, बताइए। मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। दरअसल जब भी शादी होने का बात चलती है, एक बार तो शादी होने के बाद जो एंगेजमेंट होती है वो भी हो के मेरी टूट गई, और अभी भी लगातार रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है। जी जी, बिल्कुल। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या उपाय करूँ इस चीज़ के लिए। जी प्रिया जी, आप लाइन पे रहिए, आचार्य जी आपको बताएंगे कि क्यों आपके विवाह में समस्याएं आती हैं और क्यों रिश्ते बार बार टूट जाते हैं। देखिए, आपकी जन्म लग्न तुला है और सप्तमेश मंगल, सप्तमेश मंगल आपका एकादश स्थान में विराजमान है और लग्न का स्वामी शुक्र द्वादश स्थान में है। इसके लिए अभी आपकी शादी में विलंब होगा। एक
1.5 साल के बाद आपकी शादी के योग अच्छे बनेंगे और उस समय आपकी शादी संपन्न होगी। इसके लिए यदि इसके पहले आप चाहते हैं तो कुछ उपाय कर सकते हैं। मंगल के लिए आप मंगलवार के दिन जैसे या तो मंगल का जाप करा लें या मंगलवार को सिंदूर हनुमान जी को, ब्राह्मणों को लाल वस्त्र का दान इत्यादि करें तो भी आपको जल्दी लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल प्रिया जी, आपकी शादी में समस्याएं आ रही हैं, एंगेजमेंट होने के बाद एक बार टूट चुकी है और बार बार रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है, किन कारणों से नहीं बन पाती है, और अगर आप चाहती हैं कि जल्दी विवाह हो जाए तो उसके लिए क्या कुछ उपाय कर सकती हैं, आपको आचार्य जी ने बताया। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आ रही है आपको उससे निजात जरूर मिलेगी। दर्शकों, हम अब बात करेंगे विवाह के विषय में। क्यों विवाह में विलंब होता है, क्यों समस्या आती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विवाह के बारे में। क्यों विवाह में विलंब होता है, क्यों समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आचार्य जी, अगर विवाह की बात करें तो कुंडली के 12 भाव होते हैं। विवाह को किस भाव से देखा जाता है, इसके बारे में जानना चाहूंगे। जी, कुंडली के 12 भाव में से लग्न और सप्तम, लग्न शरीर और सप्तम स्थान जो है पति या पत्नी का होता है। सप्तमेश किस पोजीशन में कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह से संबंध बनाए हुए है, किस ग्रह से वह पीड़ित है, किस स्थिति में है, यह सारी बातों का आकलन लगा करके और शादी का समय, शादी की स्थिति, जैसे कन्या की शादी है तो उसके लिए योग्य वर, योग्य घर इत्यादि ये सारी चीज़ें का आकलन किया जाता है। इसका जैसे कन्या का विवाह का आकलन दशम स्थान से भी किया जाता है और सूर्य से भी किया जाता है। इसी प्रकार वर के शादी का आकलन शुक्र से भी किया जाता है और मंगल से भी किया जाता है। तो इन दोनों ग्रहों की, चारों ग्रहों की एक भूमिका है शादी के रूप में, तो उसका आकलन भी किया जाता है। यदि शादी में विलंब होता है, कुछ ऐसी स्थिति जैसे कन्या के विवाह के समय में कुछ ऐसे ज्योतिषी आंकड़े होते हैं कि जैसे लग्न से सप्तम भाव का जो स्वामी होता है, चंद्रमा से सप्तम भाव का जो स्वामी होता है और सप्तमेश से सप्तम भाव का जो स्वामी होता है, इन ग्रहों की दृष्टि जब शनि पर पड़ती है तब शादी का योग बनता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो इस स्थिति को भी आकलन किया जाता है। यदि ऐसी स्थिति विलंब से बन रही है, शादी के लिए विलंब का योग है, तो इसके लिए और बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित है। उन उपायों को करके भी आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि शनि से पीड़ित होकर के यदि आपकी शादी में विलंब हो रहा है तो निश्चित रूप से आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, उड़द की दाल और काला तिल चढ़ाएं, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल शनिवार को समर्पित करें और घी का दीपक नित्य प्रति यदि जलाएं शनिवार के दिन, तो आपको शादी की समस्या से जल्दी ही निजात मिल सकती है, अर्थात आपकी शादी जल्दी हो सकती है। और जैसे यदि किसी वर की शादी में, लड़के की शादी में विलंब हो रहा हो तो भी आप इस कार्य को कर सकते हैं। बहुत सी बाधाएं पीपल के वृक्ष की इस प्रकार की पूजन से समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सुख का अनुभव प्राप्त होने लगता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, बात कर रहे हैं विवाह के बारे में। विवाह में विलंब क्यों आता है, इस विषय पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। आचार्य जी, अगर बात की जाए, ऐसे ही एक सवाल मन में आया, क्या हमारी जन्म कुंडली के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि जिससे हमारा विवाह होने जा रहा है वो किस दिशा में उसका घर होगा या किस तरह का वो व्यक्ति होगा? क्या हमारी कुंडली के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल। जी, क्या है, सप्तम स्थान का जो स्वामी होता है
कुंडली में जो सप्तम स्थान का जो स्वामी होता है उसकी जो दिशा होती है उस दिशा में कन्या का विवाह होता है। और जो सूर्य की जैसी स्थिति होती है, सूर्य जिस स्थान पर बैठा होता है, जिस राशि में बैठा होता है, उस सूर्य के अनुसार उसे वर की प्राप्ति होती है। ये दोनों निश्चित रूप से इस कार्य में बहुत सहायक होते हैं। जैसे कि यदि सूर्य दशम स्थान में होता है तो उस कन्या को सर्विस करने वाला या अच्छे घर में शादी होगी उसकी। और यदि सूर्य षष्ठ स्थान में या अपने नीचे स्थान में या अस्त राशि में बैठा हुआ है तो शारीरिक रूप से पीड़ित वर की प्राप्ति भी हो सकती है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। वो सूर्य और सप्तमेश दोनों का आकलन किया जाता है और सप्तमेश की जो दिशा होती है उसी दिशा में कन्या की शादी होती है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, विवाह के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। यदि आपके मन में किसी तरह का कोई भी सवाल है, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, बेटी के विवाह में समस्या आ रही है, विवाह हो गया है लेकिन शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते में अनबन रहती है या फिर ससुराल में उसकी नहीं बन पा रही, किन कारणों से नहीं बन पा रही है, क्यों ये समस्याएं आ रही हैं, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। आचार्य जी, जब बात कर रहे हैं विवाह की, तो जब बेटी का विवाह करते हैं तो मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि ससुराल पक्ष में उसकी बनेगी या नहीं बनेगी, पति से बनेगी या नहीं बनेगी। कई बार देखा जाता है जब कुंडली का मिलान करवाया जाता है तो कुंडली मिलान तो अच्छे से हो जाता है लेकिन उसके बाद भी जो है वो समस्या आती है। कई बार पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है तो कई बार सास ससुर से जो है वो बहू की नहीं बन पाती है। तो ये जो समस्याएं आती हैं विवाह के बाद जीवन में, इनका क्या कारण है? कुंडली मिलान के बाद भी, गुण मिलने के बाद भी समस्याएं आती हैं, इनका क्या कारण है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। देखिए, कुंडली मिलने के बाद जब वधू या कन्या अपने ससुराल जाती है तो कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि सास से नहीं पटती या ननंद से नहीं पटती या पति से अनबन हो जाती है। तो इसमें आपके कुंडली के ग्रह तो हैं ही, उनके संयोग से जैसे सारे गुण मिल जाते हैं, 18 गुण होते हैं, 18 गुण से ऊपर जो मिलान किया जाता है उसमें शादी करने का प्रावधान है। यदि उससे निम्न है तो शादी के लिए शास्त्रों में वर्जित किया गया है। मगर गुण मिलने के बाद भी यदि कहीं खटपट होती है तो उनमें सप्तमेश लग्नेश दोनों की एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि लग्नेश वर का और सप्तमेश कन्या का, इनमें मित्रता यदि नहीं है तो खटपट होगी। दूसरी चीज़, इसमें हमारे जीवन में या दाम्पत्य जीवन में जब कन्या अपने ससुराल जाती है तो एक वास्तु का भी एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वास्तु के अनुकूल यदि कमरे में अव्यवस्थित वस्तुएं जमी हुई हैं या रखी हुई हैं या शादी के बाद जो पति पत्नी हैं उनका घर अव्यवस्थित रूप से रहता है, कमरा अव्यवस्थित रहता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिनका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता है और उसे हम जान नहीं पाते, उसका अनुभव हम नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बस चीज़ें हैं जिनका हमारे जीवन में और गृहस्थ जीवन में खास करके प्रभाव पड़ता है। तो इस स्थिति को भी हमें संभालना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुकूल हमारा बेड कहाँ है, किस दिशा में है और किस प्रकार हम वस्तुओं का वहाँ सब जो जमाए हुए हैं, ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, विवाह हो गया लेकिन विवाह के बाद रिश्तों में अनबन है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, इसके बारे में आपको आचार्य जी ने बताया। आगे चर्चा करेंगे लेकिन कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। रजनीश बात कर रहा हूँ झारखंड से। जी रजनीश जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में। मैम मतलब मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मतलब 2-3 बार रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन मतलब बात नहीं बन पा रही है। जी रजनीश जी, जन्म तिथि बताएं अपनी। 26 अप्रैल 26 अप्रैल
1994। 1994। समय बताएं। 6:04। सुबह का या शाम का? सुबह का। सुबह का। जन्म स्थान? झारखंड ही मैम। झारखंड। तो विवाह में आपके परेशानियां आ रही हैं, रिश्ते आते हैं हाँ जी। लेकिन बात नहीं बन पाती है जी। समय जी। लग्न मेष है और आपके जो सप्तम लग्न है वह तुला है, अर्थात तो मेष राशि का स्वामी मंगल आपके द्वादश भाव में और सप्तम स्थान का स्वामी आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। द्वादश भाव में मंगल होने के कारण आपकी कुंडली मांगलिक भी है, मंगल के कारण भी आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं। सप्तम स्थान का जो स्वामी है वह शुक्र द्वितीय स्थान में, द्वितीय स्थान भी मारक माना जाता है और इसी स्थान के साथ, इसी के साथ में शनि की दृष्टि संबंध है। शनि एकादश स्थान में कुंभ राशि में विराजमान है, जो कि दशम स्थान नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। तो शनि और मंगल दोनों आपकी शरीर में बाधाएं पहुंचा रहे हैं। यदि इनकी शांति आप करें और इनके लिए उपाय करें तो आपकी शादी जल्दी संभव है। तो शनि के लिए जैसा कि हमने बताया था, पीपल के लिए आप पीपल के वृक्ष में नित्य जाकर के एक तांबे के पात्र में जल चढ़ाएं, एक दीपक जलाएं और उड़द की दाल समर्पित करें शनि महाराज को, तो आपकी शादी की जो बाधाएं हैं दूर हो सकती हैं और जल्दी आपकी शादी संपन्न हो सकती है। शादी में समस्या आ रही है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है और आते हैं तो टूट जाते हैं, क्यों होते हैं ये समस्या आपको बताया आचार्य जी ने। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तमाम समस्याओं से आपको निजात जरूर मिलेगा। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। आज बात कर रहे हैं विवाह को लेकर, एक ऐसा विषय जो हर किसी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं मायने जरूर रखता है। अगर आपकी शादी एक अच्छे इंसान से हो गई, अगर आपका जीवन साथी अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी बेहद खूबसूरत होती है। लेकिन अगर वहीं आपकी शादी एक ऐसे शख्स से हो गई जिससे आपकी ना विचार मिलते हैं ना बातें मिलती हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्या जो है वो एक के बाद एक आती रहती हैं। तो कुंडली मिलान करते वक्त जब लड़का और लड़के की कुंडली का मिलान कर रहे हैं तो किन विशेष बातों का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि अगर लड़का और लड़की की कुंडली का मिलान कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए आवश्यक है। जी आचार्य जी, जानना चाहेंगे। जी देखिए, कुंडली में, दोनों की कुंडली में यदि मांगलिक दोष है तो दोनों की शादी शुभ हो जाती है। यदि दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है तो भी शादी शुभ होती है। तो विशेषकर कुंडली में मांगलिक दोष का विचार किया जाता है। मांगलिक दोष 4, 7, 8, 12 स्थान में मंगल और इन्हीं स्थान में शनि, राहु और सूर्य जैसे ग्रहों की स्थिति को भी परखा जाता है, देखा जाता है और आकलन किया जाता है। इन ग्रहों से पीड़ित 4, 7, 8, 12 जो स्थान होता है, यदि पीड़ित है तो वह कुंडली मांगलिक दोष से युक्त होती है। यदि लग्न से 4, 7, 8, 12 और चंद्रमा से भी 4, 7, 8, 12 स्थान पीड़ित हैं मंगल से, या वहाँ मंगल विराजमान है, या मंगल के साथ साथ शनि, सूर्य और राहु भी हैं इन्हीं स्थानों में कहीं, तो कुंडली मांगलिक होगी। और मांगलिक विचार करते हुए उस कुंडल शादी का योग विचार करना चाहिए। यदि किसी एक की कुंडली मांगलिक है, दूसरे की कुंडली मांगलिक नहीं है, तो जीवन नरक भी बन सकता है और किसी एक का जीवन पूर्ण भी हो सकता है, दूसरा तलाक भी हो सकता है। कई प्रकार की स्थितियां आ सकती हैं। तो इन सारी स्थितियों का विचार करते हुए शादी का आकलन किया जाना चाहिए। ये नहीं कि यदि गुण 18 से ऊपर मिल भी जाते हैं, एक की कुंडली मांगलिक होती है, दूसरे की नहीं होती है, तो भी शादी अशुभ मानी जाती है और वह शादी जो है, शादी का सुख नहीं मिल पाता उन्हें, दाम्पत्य जीवन कंटक में बन जाता है, कभी कभी रिश्ते टूट भी जाते हैं। जी तो बिल्कुल दर्शकों, विवाह को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अपनी बेटी या बेटे के विवाह में हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कुंडली का अवलोकन नहीं करवाते हैं।
कई बार हम इन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और कई बार हमें लगता है कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जब भी बेटे और बेटी का विवाह करवा रहे हैं तो बिल्कुल आपको उनके गुण मिलान करने चाहिए, उनका कुंडली मिलाना चाहिए। कहीं मांगलिक दोष तो नहीं, कहीं नाड़ी दोष तो नहीं, कहीं कोई समस्या विवाह के बाद तो नहीं आ जाएगी। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो विवाह के बाद एकदम अचानक से आ जाती हैं। इन समस्याओं का क्या कारण है? अगर आप कुंडली का अवलोकन करवा लेंगे तो इन समस्याओं का कारण आपको पहले से ही पता चल जाएगा और हो सकता है कि आपके बेटे या आपकी बेटी के विवाह में या विवाह के बाद जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं दूर हो जाएं। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर कार्यक्रम के दौरान आप कॉल नहीं कर पाए हैं, बात नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर पा सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी बेटे या बेटी की शादी हो तो उनकी कुंडली का अवलोकन ज़रूर करवाएं, चाहे उनकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। क्योंकि शादी के बाद जो जीवन में समस्याएं होती हैं वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए हो जाती हैं। तो अपने बच्चों को इन समस्याओं से, इन परेशानियों से बचाएं और विवाह से पहले उनकी कुंडली का अवलोकन ज़रूर करवाएं। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपने बताया कि विवाह में समस्याएं क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं और क्या कुछ उपाय हमें करने चाहिए। इस तमाम जानकारी के लिए, स्टूडियो में आकर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए, फ़ोन पर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद और संतवाणी चैनल का भी धन्यवाद जिसने हमें यहाँ बुलाया और कार्यक्रम रखा। सभी दर्शकों का भी धन्यवाद भक्तों और संतवाणी चैनल का भी धन्यवाद। यदि आप ज्योतिष संबंधित समस्याओं जैसे काल सर्प दोष, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट, संतान प्राप्ति में विलंब, विवाह में बाधा, व्यापार में रुकावट, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, ग्रहों की चाल आदि का समाधान जानना चाहते हैं तो आचार्य जी से संपर्क करें। आप आचार्य जी से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।